आज तो दूसरी क्लास है ना, आपकी क्लास है। मुझे थोड़ी क्लास ले दीजिए, फिर आप डिस्कस कर लीजिएगा, 10 बजे फ्री हो जाएंगे। ठीक है। ये नजी कम हुई थी ना, बहुत दिन से माला नहीं था। ओ गुरुरेव महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयति च पितृवत् मार्गदर्शिता, नमो गुरु सत्तायै श्रद्धा प्रज्ञा युताचया। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम भूर्भुवस्सुवः तस्य विदुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मेरी कक्षा में उपस्थित सभी विद्यार्थियों, आपका स्वागत है। परम पूज्य गुरुदेव की चेतना इस कक्षा में विद्यमान है, जो हम सभी का मार्गदर्शन करेगी। उनके सूक्ष्म संरक्षण में भी ये कक्षा चल रही है। आप सभी लोग इस कक्षा में जुड़े, इसके लिए आपका धन्यवाद। आज का विषय जिस पे हम चर्चा करेंगे वो बहुत महत्वपूर्ण विषय होगा, उसको बहुत ध्यान से समझिए। आप लोग टाइम से जुड़ने का प्रयास करिए। 2-5 मिनट तो ठीक है, पर उससे ज्यादा डिले हम लोग नहीं कर सकते। हमारे पास 4-5 मिनट का समय है। अंजू जी, आपको जो हम पढ़ा रहे हैं वो समझ में आ रहा है? मेरी आवाज आपको आ रही है? जो हम आपको पढ़ाते हैं सर, समझ में आ रहा है? हरिओम सर। हरिओम। अभी कुछ लोग और जुड़ रहे हैं, 2-5 मिनट का मेरे पास समय है। और ये तरुण जी जो हम पढ़ाते हैं, आपको समझ में आता है? जो मैंने पिछली यस सर। चलिए, बहुत अच्छा है। मेन चीज समझ होती है, अगर व्यक्ति के पास समझ ठीक है। ख्याति जी, आपको समझ में आ रहा है? अभी दो विद्यार्थी जो बैकग्राउंड में। ख्याति जी, जो हम पढ़ाते हैं आपको समझ में आता है? हाँ जी सर, बहुत अच्छे से आप समझा रहे हैं और काफी अच्छे से समझ आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इतना अच्छे से पढ़ाने के लिए। आज मेरी अमित जी से बात हुई थी, मैंने आपके बारे में बताया तो बता रहे थे आप लोग म्यूजिक उनके पास है, वो कर देंगे आपका। एस्ट्रो तक में है अमित जी ना, उनसे मेरी बात हुई तो मैंने आपके बारे में एस्ट्रो तक में? हाँ। हाँ हाँ, अमित अमित जी, हाँ हाँ। अच्छा, थैंक यू सर उसके लिए। और सर वो बाकी दो में भी हो गया था, अच्छा, तो उसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। चलिए, अब ऐसे ही काम करते रहिए, कोई इशू नहीं है। एस्ट्रोगिरी पे ऑनलाइन रहेगा, कॉल स्पीड तेजी से आएगी हाँ नहीं, एस्ट्रोगिरी पे तो रहती हूँ, लेकिन आज ही स्टार्ट हुआ है वहाँ पे हाँ जी, हाँ जी। एस्ट्रोगिरी। एस्ट्रोगिरी पे ना, आप अभी आज ना उसकी जो कैंपेन थी वो 3 फोल्ड इंक्रीज कर दी गई। तो आप ऑनलाइन रहेगा, काफी कॉल आएगी। अच्छा, जी सर।
ये क्या हुआ? इसका स्क्रीन कुछ बदल गया क्या लगता है? हाँ, कुछ जी सर, स्क्रीन चेंज चेंज हो हो गया गया ये अभी। सडनली। किसी और का स्क्रीन आ गया क्या? इसमें लिखा है सुष्मिता मैम जी, आपकी व्हाइट स्क्रीन आ गई थी। सर आपके पास कल थोड़ा फ्री टाइम है? यही तो समस्या है, यही समस्या है कि हमारे पास समय नहीं है, पर बिल्कुल हम आपकी सहायता करेंगे। समय न होने के बावजूद भी हम आपकी सहायता करने के लिए फ्री हैं। मेरा काम ही है ये। अब आप लोगों को क्या करना है, जो चल विषय हम पढ़ाते हैं आपको, इसको एक बार रिवाइज कर लिया करिए। अभी एक शशि भूषण शर्मा जी इंटर कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग क्लासेस स्टार्ट करेंगे। वी आर नॉट गोइंग टू वेट फॉर एनीबॉडी एल्स। ये सुष्मिता सिंह जी, आपकी स्क्रीन यहाँ पे शेयर हो जा रही है, इसको मत शेयर करिए। अगर आप शेयर करोगे तो हम अपनी स्क्रीन नहीं शेयर। क्या इशू है आपका गोपाल जी? हरिओम हरिओम, बताइए। अरे आज की मीटिंग आपकी थी नहीं ना, अल्टरनेट डे है। अभी आप ज्वाइन करो, एक दूसरी मीटिंग हम ले रहे हैं, आप उसमें आनंद लीजिएगा, आपको भी उसमें भी समझ में आएगा। ज्वाइन कर लीजिए। सो सर, इज इट पॉसिबल कि अगर आप मतलब हमारी किसी की कुंडली आप एक डेमो के एज डेमो कंसीडर करो? आपका शुभ नाम क्या है? तरुण सर, तरुण। तरुण जी, कभी ऐसा खिलवाड़ मत करिए। जीवन में कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। इसका हम एक इफेक्ट बताते हैं कि कभी भी अपनी बॉडी टेस्टिंग के लिए मत दीजिए। पता चला उसमें कुछ है नहीं, किसी ने प्रिडिक्ट कर दिया, आप अपने दिमाग में मान लिए उसको। इससे बचना चाहिए। दो चीजें बहुत सावधानी पूर्वक करनी चाहिए। आप सभी लोग इस बात को समझ लेना, एक अपना हेल्थ चेकअप और दूसरा अपनी कुंडली का चेकअप। दोनों में लापरवाही बिल्कुल मत बरतो, और दोनों में यह मत सोचो कि मेरा कुछ लग रहा है। डॉक्टर अगर फीस ले ले, हमारा ट्रीटमेंट कर दे, तो हम बहुत खुश होते हैं। कारण क्या है? भाई फीस ली, मेरा ट्रीटमेंट किया, मतलब मुझे जो चाहिए तो वो मिल गया ना। वैसा ही अपनी कुंडली के साथ करना चाहिए, बल्कि उससे बेहतर करना चाहिए। नेवर एवर प्ले विद द कुंडली। कुंडली जो है आपका पूरा क्रेडिट डेबिट ये बैलेंस है, तो उसके साथ कभी खिलवाड़ मत करो। नेवर एवर डू। और उसको सीरियसली लेना चाहिए। हमको अगर कभी ऐसा आवश्यकता पड़ता है तो हम डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेते हैं भाई, सीरियसली। टेस्टिंग के लिए थोड़ी हम अपनी कुंडली दे दें। कोई भी व्यक्ति अगर मांग ले कि अपनी टेस्ट, बिल्कुल नहीं देंगे। वो मेरे जीवन का पूरा रहस्य उसमें है, उसको खिलवाड़ करने के लिए हम नहीं दे सकते। हम लोगों ने, मुझे जहां तक समझ में आ रहा है, कुछ बातें अब समझ ली हैं, उसको शॉर्ट में रिकैप करेंगे, और जो बातें नहीं समझ ली हैं उसको हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। एक सूत्र मैंने आपको पढ़ाया था, लग्न को समझना और चंद्र राशि को समझना। ये मैंने आप सभी को बताया था। जो पहला हाउस है उसमें जो राशि लिखी हुई है वो व्यक्ति का लग्न होगा, और दूसरा मैंने आपको बताया था चंद्रमा जिस राशि में हो वो व्यक्ति की चंद्र राशि होगी। अब इस कुंडली के अंदर देखिए आप, उसको बड़े ध्यान से देखिए। चंद्रमा यहाँ है, ये है चंद्रमा। इस व्यक्ति की लग्न हो गई, ये कर्क लग्न है, और राशि इनकी कन्या हो गई। ये दो विषय आप में से जिन भी लोगों को समझ में नहीं आए हो वो लोग हाथ उठाइए। जीवन में जब तक भक्ति आपके नहीं आएगी, भगवान के दर्शन नहीं होंगे। उसी तरह जब तक जीवन में आपकी तन्मयता नहीं आएगी, तब तक कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। देखिए, दो पार्टिसिपेंट ने हाथ उठा दिया। अब ये समझना पड़ेगा कि ये दो पार्टिसिपेंट इसी ग्रुप के हैं कि बाहर के आ गए। तरुण जी, आपकी क्लास इसी में पढ़ चलती है? यस सर। आपको ये दो बातें समझ में आ गई? कर्क लग्न है और चंद्रमा, इसकी राशि, इनकी राशि कन्या है इस कुंडली की, ये समझ में नहीं आया? सर ये जो आप मतलब आपने जो ये चार्ट खोला है इसके अकॉर्डिंग नहीं पता चल रहा, वो जो आप मतलब वो होता है ना 12 हाउस, हाँ जी, इसके अकॉर्डिंग तो पता है, इसके अकॉर्डिंग। बस यही सूत्र अपने दिमाग में रखिए। जो पहले हाउस में जो राशि होगी उस राशि को लिखेंगे। जैसे पहले वो हाउस में, फिजिकल अपीयरेंस बताई थी। हाँ, 4 लिखा हुआ है,
इसका मतलब 4 नंबर जो है कर्क, हाँ जी, हाँ जी। कर्क लग्न हो गया। इंग्लिश में इसको कैंसर बोलते हैं। सर जो हमारी मतलब एक्चुअल राशि है वो फिर यही होगी जो जो इसमें होगा, मतलब फर्स्ट हाउस में। अब ध्यान से आप इस फर्स्ट हाउस में जो होगा वो राशि नहीं, वो लग्न है, असेंडेंट। पहले घर में जो नंबर लिखा है वो असेंडेंट है, लग्न है। जो नंबर जिस घर में चंद्रमा है वहां लिखा है वो व्यक्ति की राशि है। जैसे चंद्रमा को ढूंढा जाए, चंद्रमा यहाँ, इनकी राशि क्या हो गई? कन्या। अब आपको एक शॉर्टकट बताते हैं, दिमाग नहीं लगाना है बिल्कुल। मुझे उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया। जिसको नहीं समझ में आ गया चैट में नो लिख कर भेजें। जिन भी लोगों को ये 2 विषय नहीं समझ में आए चैट में नो लिख के भेजिए। चैट में नो लिख करके भेजिए अगर आपको ये नहीं समझ में आया। अब देखिए इसको समझना कैसे है। समझना बहुत आसान है। जब जो भी कोई काम करते हैं तो जब तक उसकी सही समझ नहीं हो जाएगी तब तक हम नहीं जान सकते। आइए आपको एक इसका बहुत आसान उपाय बताते हैं। अगर ये न समझ में आए तो हम क्या करें? आजकल के युग में, कंप्यूटर के युग में सॉफ्टवेयर सारा काम करता है। सिर्फ आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ज्यादा नहीं लगाना। ध्यान से देखिए इस चार्ट को। ग्रह स्थिति यहाँ पे दिखा है, देखिए लग्न। समझने का प्रयास करिएगा। सीधा सीधा लिखा है लग्न कर्क। इसमें कोई समस्या? बिल्कुल समस्या नहीं है। हम लग्न कुंडली के साथ जो है ग्रह स्थिति को देख लें, हम बिल्कुल बता देंगे लग्न क्या है। चंद्रमा के विषय में मैंने आपको पढ़ाया था, बहुत ध्यान से समझिएगा। चंद्रमा जिस राशि में होता है वही व्यक्ति की राशि होती है। अब देखिए चंद्रमा यहाँ लिखा हुआ, लिखा है चंद्रमा ना, अब यहाँ पे लिखा है कन्या। तो इस व्यक्ति की राशि क्या हो गई? कन्या। लग्न क्या हो गया? कर्क। तो बहुत आसान है पता करना। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? 2 पार्टिसिपेंट ने हैंड रेज कर दिया। ओह नहीं बताएंगे। सर एक्चुअली एक बात, एक डाउट था। आपका शुभ नाम क्या है? तरुण जी। तरुण, तरुणा सर। आप ध्यान से सुन नहीं पा रहे हैं। मैंने 2 लाइन पढ़ाया। मेरे एक, नहीं नहीं वो तो आपकी अंडरस्टूड हो गया। वो तो बस इसका सर यूज क्या है ये अब पूछना इसके था। बाद का प्रश्न आपको नहीं करना है। क्यों? क्योंकि अगर इसके बाद का प्रश्न लेंगे तो अपनी कक्षा में हमको लेकर जहां जाना है वहां से भटक जाएंगे। आप लोग जब हमारी दूसरी बार क्लास स्टार्ट होती है उसमें खूब इधर उधर से पूछिए, पर कोशिश करिए वही प्रश्न पूछे जो उस दिन की कक्षा से संबंधित हो। इससे आपके ज्ञान में वृद्धि होगी। कहीं से किताब से बढ़ करके कोई प्रश्न न पूछें, या आपके पास कोई पूर्व ज्ञान पहले से है तो उसका उपयोग बिल्कुल न करें। जब किसी जातक की कुंडली आ जाएगी तो उसमें उसको लगाइए। तो शशि भूषण शर्मा जी अभी वेटिंग रूम में है। नीलम, अमित जी, समय से जुड़ने का प्रयास करिए। अब ये बात हो गई कि हमको लग्न बन गए, पढ़ा, पता चल गया, राशि पता चल गई। ये 2 बातें समझ में आ गई आप लोगों को? अब आइए एक आपको नया विषय पढ़ाते हैं। For all the French and English learners, now you can learn French and English together. And the best part of this course is its Diwali offer. That means we are giving 6,500. आप लोग अपने आप को अनम्यूट कर लिया करिए। नीड नॉट टू म्यूट कर लीजिए। 2 पार्टिसिपेंट्स आर स्टिल वेटिंग इन द रूम। अगली कक्षा में 5 मिनट बाद हम किसी को एंट्री नहीं देंगे, क्योंकि दिन भर एंट्री देते रहे। अब हमको पढ़ना है एक बहुत महत्वपूर्ण विषय, ध्यान से समझिएगा। ये महत्वपूर्ण विषय क्यों है? जीवन में तो बहुत विषय होते हैं। यह विषय महत्वपूर्ण इसलिए है कि इसका उपयोग करके हम प्रिडिक्शन करें, और इसको बड़े ध्यान से समझिएगा। जैसे हम ग्रहों को जब लिखते हैं, सूर्य, यहाँ पे ग्रह लिख दीजिए, चंद्रमा, मंगल, बुध, शुक्र, शनि, राहु, केतु। कोई ग्रह छूट गया तो बताइए, ध्यान से बताइए। एक ग्रह छूटा हुआ है, कितने छूटे हैं? कौन सा छूटा है? चैट बॉक्स में लिख दीजिए।
गुरु 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 छूट गया। अब देखो, इसको मैंने अकेला लिख दिया। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा सिद्धांत काम कर रहा है। ये सारे ग्रह मिलकर के जो नहीं कर पाएंगे वो गुरु अकेला कर देगा। हमेशा समझिएगा, गुरु में इतनी शक्ति है कि पूरे ब्रह्मांड की सारी प्लानिटरी पोजीशन एक तरफ हो जाए और गुरु की शक्ति एक तरफ हो जाए, तो गुरु अकेला सक्षम है वो करने के लिए। गुरु में वो शक्ति होती है। कारण क्या है? हम कहते हैं गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे गुरुदेव को नमस्कार है जो ब्रह्मा विष्णु शंकर सभी उसी का ध्यान करते हैं। गुरु ज्ञान होता है, गुरु समर्पण होता है, गुरु धर्म होता है। तो गुरु तो बहुत अच्छा काम करते हैं। अब इसमें करना क्या है, ये जो कॉन्सेप्ट है इसको बड़े ध्यान से समझिएगा। ये कॉन्सेप्ट कहता है कि ग्रह जो होते हैं, जो प्लैनेट्स होते हैं, वो जहां बैठते हैं वहां तो प्रभाव दिखाते ही, जिसके स्वामी हैं उसके भी प्रभाव दिखाते हैं, पर ये देखते भी हैं। जैसे हम यहाँ बैठे हैं, हम कहाँ देखेंगे? हम तो आगे की तरफ देखेंगे। आप लोग किसको देख रहे हो? आप लोग हमको भी देख सकते हो, बगल में भी देख सकते हो। मेरी बात समझ में आ रही? इतने सारे लोगों को हम नहीं देख सकते, तो इसको दृष्टि कहते हैं। ग्रहों की भी दृष्टि होती है। एक दृष्टि जो ग्रह की होती है कि हर ग्रह अपने से सामने देखता है, उसको सातवीं दृष्टि कहते हैं। जो ग्रह जहां है उससे उसकी सातवीं दृष्टि होगी ही। सातवीं दृष्टि मतलब अपने सामने देखेगा, 180 डिग्री पे देखेगा। अब उस दृष्टि का प्रभाव क्या होता है? जो ग्रहों की दृष्टियां होती हैं उसका प्रभाव जातक के भविष्य पर पड़ता है। अगर शुभ ग्रह देख रहे हो तो वो उस फल को बढ़ा देंगे, अशुभ ग्रह देख रहे हो तो फल को घटा देंगे। तो दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हम लोग दृष्टि पे पढ़े, इससे पहले हम ग्रहों के प्रकार पढ़ेंगे, उसके बाद जाएंगे आगे। कारण क्या है कि जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि कौन से ग्रह शुभ हैं, कौन से ग्रह अशुभ हैं, तब तक आप ये डिसाइड नहीं कर पाओगे कि इनमें प्रभाव किसका होगा। तो जो प्रभाव होता है वही मनुष्य के जीवन को प्रभावित करता है। ये सब सौर मंडल खोल गया, ग्रहों के प्रकार ज्योतिष में शुभ एवं अशुभ ग्रह। ध्यान से समझिए, ये स्क्रीन सबको दिख रही है? देखिए, चंद्रमा बुध शुक्र गुरु ये क्रम से अधिकाधिक शुभ माने गए। सूर्य मंगल शनि और राहु ये अधिकाधिक पापी ग्रह माने गए। सूर्य से मंगल, मंगल से शनि और शनि से राहु अधिक पापी। शुभ और अशुभ ग्रहों का जो चित्रण है
वो अपने मन में आप करिए कौन से ग्रह शुभ है, कौन से ग्रह अशुभ है। कारण क्या है, शुभ ग्रह जो है वो व्यक्ति के जीवन में अच्छा प्रभाव ले आता है। अगर इसको हम अच्छे से पढ़ें तो काफी चीजें मिल जाएंगी। जैसे सूर्य, सूर्य जो है सिंह राशि का स्वामी है और मेष राशि में उच्च का है और तुला राशि में नीच का हो जाता है। ये बात ध्यान दीजिएगा, सूर्य मेष राशि में उच्च का होगा और तुला राशि में नीच का हो जाता है। अब इस उच्च और नीच को हमें बहुत अच्छी से समझना है। जब आप सूर्य को लिखेंगे, सूर्य ये उच्च का कब होगा, मेष राशि में होगा, और नीच का कब होगा, नीच ये तुला राशि में हो जाएगा। तो सूर्य जो है सबसे अच्छा परिणाम मेष राशि में देगा और सबसे बुरा परिणाम जो है नीच का होता है वो तुला राशि में होता है। उसी तरह अगर अगले प्लैनेट को आप देखें, मंगल, मंगल जो है मेष और वृश्चिक राशि का स्वामी है। मंगल के पास दो राशियां हैं, मकर राशि में उच्च का तथा कर्क राशि में नीच का माना जाता है। मंगल मकर राशि, मकर राशि का तात्पर्य है 10वें नंबर की राशि, और कर्क राशि में चौथे नंबर की राशि। मकर जो है, मंगल जो है 10 नंबर की राशि में उच्च का होगा, उच्च का मतलब बहुत अच्छा परिणाम देगा। चंद्रमा जो है कर्क राशि का स्वामी है, वृषभ राशि में शुभ और वृश्चिक राशि में अशुभ का होता है। चंद्रमा जब वृश्चिक राशि में हो जाएगा अशुभ का हो जाएगा, अशुभ का मतलब व्यक्ति का चंद्रमा कमजोर हो गया। बुध कन्या और मिथुन राशि का स्वामी, कन्या जो होती है 6 नंबर की राशि होती है, मिथुन जो है 3 नंबर की राशि है। ये कन्या में उच्च का है, देखिए अपनी राशि में उच्च का हो रहा है बुध, और मीन राशि में नीच का होता है। गुरु के घर में बुध जो है अच्छा परिणाम नहीं देता। जो लोग भी देर से जुड़ रहे हैं कृपया ध्यान दें, आज की कक्षा आपकी आखिरी कक्षा होगी। उसके बाद अगर कोई भी व्यक्ति 5 मिनट की देरी से आएगा तो उसको क्लास में परमिशन नहीं दी जाएगी। गुरु जो है धनु और मीन राशि का स्वामी है, कर्क राशि में उच्च का होता है और मकर राशि में नीच का हो जाता है। शुक्र वृषभ और तुला राशि का स्वामी है, मीन राशि में उच्च का और कन्या राशि में नीच का होता है। शुक्र जो है गुरु के घर में बहुत अच्छा परिणाम देता है और मीन जो है गुरु की राशि है। शनि कुंभ और मकर में स्वगृही होता है और तुला राशि में उच्च का, तुला राशि शुक्र की होती है, और मेष राशि में नीच का होता है। राहु कन्या राशि का स्वामी, मिथुन और वृषभ में उच्च का होता है, धनु में नीच का और कर्क में मूल त्रिकोण माना जाता है। तो ये राशि हो गई। अब इसमें अगर शुभ ग्रह को देखेंगे, कौन सा ग्रह सबसे ज्यादा शुभ है, इसको ध्यान से देखिए, ये चीजें आपको प्रेडिक्शन में बहुत काम आएंगी। अगर देखें चंद्रमा बुध शुक्र और गुरु, देखिए चंद्रमा बुध शुक्र और गुरु, मतलब सबसे ज्यादा शुभ कौन है, गुरु है। गुरु से शुभ कौन है, शुक्र है। शुक्र से कम शुभ कौन है, बुध है, और फिर चंद्रमा। और चंद्रमा से बुध, बुध से शुक्र और शुक्र से गुरु अधिक शुभ होता है। सबसे ज्यादा शुभ ग्रह कौन सा है, गुरु। गुरु। अब देखिए हम आपको बता नहीं रहे थे ना, मैंने एक बात बताई थी, बड़े ध्यान से समझिएगा। सारे प्लानेट एक तरफ, अकेला गुरु एक तरफ। कोई भी कुंडली आपको मिल जाए और उस कुंडली को आपको देखना नहीं आता हो, लेकिन अगर उस कुंडली के गुरु को आप बलवान कर दो, उस व्यक्ति को धर्म के मार्ग पर, जप के मार्ग पर, ध्यान के मार्ग पर ले जाओ, निश्चित रूप से मानिएगा कि उस व्यक्ति का कल्याण हो जाएगा और वो आपसे कहेगा कि आपने तो बहुत अच्छा मेरा मार्गदर्शन किया था, पर आपने कुछ नहीं किया था, सिर्फ एक ब्रह्मास्त्र उठाया, गुरु को बलवान करना है, छोड़ दिया उसको। सबसे अधिक शुभ ग्रह गुरु है। और सबसे, इसमें देखिए एक और सेक्शन बना है, पापी ग्रह। पापी ग्रह को अशुभ भी कह सकते हैं। सूर्य, मंगल, शनि, राहु,
अब इसमें देखिए सूर्य मंगल शनि राहु, ये इसमें सबसे अधिकाधिक प्राप्त, सूर्य से मंगल, ये सबसे ज्यादा बड़ा पापी तो राहु है। राहु के बाद शनि आता है, शनि के बाद मंगल, और मंगल के पहले सूर्य। अब इसमें होता क्या है कि ये ग्रह जो है मनुष्य को उत्तेजित करते हैं। पाप करने का तात्पर्य यह नहीं है कि इनका कोई बुरा रोल है, ये आपके अंदर उत्तेजना उत्पन्न करेंगे। सूर्य क्या करेगा? मान लीजिए गुरु का ज्ञान आपके अंदर हो गया, तो सूर्य आपको घमंडी बना देगा, गौरवान्वित बना देगा कि मेरे समान तो संसार में कोई है ही नहीं। मंगल जो है आक्रामक हो जाता है, आक्रामकता जो होती है मंगल से आती है। शनि आप लोगों को पता ही है, ये दुख के कारण है, कारक हैं, ये कर्म फल दाता है, न्यायकारी। और उसके बाद राहु आते हैं। एक परिभाषा है, याद कर लीजिएगा, शनिवत राहु कुंजवत केतु। शनिवत राहु का मतलब राहु का स्वभाव शनि के समान है, और कुंजवत केतु का मतलब मंगल का स्वभाव केतु के समान है। केतु में एनर्जी होती है। तो इस बात को हमेशा अपने मस्तिष्क में रहिएगा। जब भी आपके पास आए शुभ ग्रह कौन कौन है? चंद्रमा, बुध, शुक्र, गुरु। अशुभ ग्रह कौन कौन से है? सूर्य, मंगल, शनि, राहु। सबसे ज्यादा शुभ ग्रह कौन सा है? गुरु है। सबसे ज्यादा पाप ग्रह कौन सा है? राहु है। राहु का मतलब रावण होता है, ऐसे समझिए। और गुरु जो है साक्षात जो है भगवान का स्वरूप होता है। गुरु और भगवान में कोई अंतर नहीं है। जो इस अंतर को नहीं जानता वह स्वयं ब्रह्म ही होता है। भगवान एक पुस्तक आती है गुरु गीता, उसका पाठ करके किसी दिन देखिएगा, बड़ा आनंद आएगा। ये पेन मेरे पास है प्रभु, कोई और मत चलाइए। सर वो भी है ना, गुरु गोविंद खड़े काके लागू पाए। बहुत जबरदस्त है। गुरु के सामने गोविंद खड़ा ही नहीं हो सकता। ये परिभाषा भी मुझे बड़ी बड़ी अजीब सी लगती है। गुरु को गोविंद से अलग कर दिया किसी ने। गुरु ही गोविंद है, गोविंद ही गुरु है। आप कभी भी कभी कुछ ऐसी कल्पनाएं होती हैं मनुष्य के जीवन की, जब आप वहां तक पहुंचोगे तो आपको समझ में आएगा कि दो का प्रश्न ही नहीं है, वो एक ही है। गुरु ही गोविंद है, गोविंद ही गुरु है। लेकिन दो तो ऐसे ही हुआ है ना। दो कैसे हो गए भाई? दो तो दृष्टि हुई तब तो हुए आपके। दो हमको दिखता नहीं, हम दो कहां से? नहीं, दो तो ऐसे ही बना है ना, ये बन तो गया है, पर जो समझदार इंसान होगा वो कहेगा भैया गुरु ही गोविंद है, गोविंद ही गुरु है। अच्छा। गुरु गोविंद दो कैसे खड़े हो गए? प्रश्न तब उठता, साधक के सामने समस्या तब खड़ी हो जाती है जब गुरु और गोविंद अलग हो जाते हैं। गुरु न गोविंद से अलग हो सकता है, न गोविंद गुरु से अलग हो सकता है। आइए हम लोग अपने ज्ञान के प्रकाश को थोड़ा और फैलाएं। हम लोग थे किसी कुंडली का विश्लेषण कर रहे थे, तो आप लोगों के शुभ और पाप ग्रह समझ में आ गया। अब आइए इसी को जोड़ते हैं हम लोग दृष्टियों से। दृष्टियां बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। ग्रहों की दृष्टि, ग्रहों की दृष्टि। ये ग्रहों की जो दृष्टि होती है, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। ग्रहों की दृष्टि अगर आपको समझ में आ जाए तो काफी कुछ चीजें आपकी समझ में आ जाएंगी। देखिए, ज्योतिष विद्या में ग्रहों की दृष्टि का अर्थ है उस ग्रह का प्रभाव दूसरे भाव में पड़ना। जैसे एक टार्च एक जगह पर जलती है पर उसका प्रकाश चारों ओर फैलता है, देखिए लिखा है ना। उसी प्रकार ग्रह अगर एक भाव में बैठा है तो उसके दूसरे भाव पर भी प्रभाव पड़ता है। सूर्य की 7वीं दृष्टि होती है और चंद्रमा की 7वीं दृष्टि। जितने भी ग्रह हैं उन सब के पास एक दृष्टि जरूर होती है, 7वीं दृष्टि। वो जहां बैठेंगे उसे 7वीं राशि को देखेंगे। जो वो जहां बैठेंगे उसकी 7वीं राशि को देखेंगे। अब इसके बाद कुछ ग्रहों के पास दो अतिरिक्त दृष्टियां होती, जैसे मंगल के पास चौथी
और 8वीं, 4 7 8, ये अतिरिक्त दृष्टि है मंगल की। 7वीं दृष्टि मंगल की अपनी थी, उसके पास 2 दृष्टियां और पड़ गई, 4 और 8। तो मंगल की कितनी दृष्टियां हो गई? 3 दृष्टियां हो गई, 4 7 8। चौथी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 8वीं दृष्टि, ये मंगल की 3 दृष्टियां होंगी। चौथी दृष्टि, 7वीं दृष्टि, 8वीं दृष्टि। बुध के पास देखिए 7वीं दृष्टि केवल एक है। तो सूर्य, चंद्रमा और बुध, इनके पास केवल एक दृष्टि, वो है 7वीं दृष्टि। अब उसके बाद देखिए बृहस्पति, बृहस्पति देवगुरु बृहस्पति, इनके पास है पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि, नवम दृष्टि। ये 5वीं दृष्टि देखते हैं, 7वीं दृष्टि देखते हैं, 9वीं दृष्टि देखते हैं। शुक्र के पास भी एक ही दृष्टि है, 7वीं दृष्टि। शनि के पास 3 दृष्टियां हैं, शनि तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि। ये 3 अतिरिक्त दृष्टियां शनि के पास है। शनि जहां बैठा होगा उससे तीसरे भाव को देखेगा, 7वें भाव को देखेगा और 10वें भाव को देखेगा। राहु केतु के पास 5 7 9 ये दृष्टियां हैं। अब ये दृष्टि क्या है, इसको हम लोग एक चार्ट में समझते हैं। कोई चार्ट खोला जाए, उस दृष्टि को समझा जाए। देखिए ये चार्ट मैंने खोल दिया। अब इस चार्ट की भाषा को बदल दें, हिंदी कर दें। भाषा हिंदी हो गई। अब एक एक प्लैनेट को उठाइए, हम लोग सूर्य से प्रारंभ करेंगे। इस कुंडली में सूर्य कहाँ बैठा है उसको देखेंगे। सूर्य यहाँ बैठा है, ध्यान से समझिएगा। ये दृष्टियां काफी महत्वपूर्ण होती हैं। अगर न समझ में आए तो आप अपने हैंड को रेज करिएगा या चैट बॉक्स में लिखिएगा नो सर, समझ में आ जाए तो यस सर। अब हमें सूर्य की 7वीं दृष्टि गिननी है। गिनती यहां से करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। अब से नंबर 7 यहाँ आ गया। आप लोग भी गिन के देखो। आप लोग एक चार्ट बनाओ, जैसा ये चार्ट बना है, एक पेन और पेपर लेकर के चार्ट बनाइए और चार्ट में देखिए सूर्य का को पंचम भाव में लिख लीजिए और वहां से 7 की गिनती करिए। 1 2 3 4 5 6 7 और बाकी 6 को मिटा दीजिए। इसको मिटाया, अब हमारे पास बचा 1 और 7। तो सूर्य जो है पंचम भाव में बैठ करके सप्तम भाव को देख रहा है। अब बात समझ में आई? अब सूर्य किसी को और को नहीं देखेगा, सिर्फ इसी को देखेगा। अब शुक्र की कितनी दृष्टियां हैं देखिए। शुक्र के पास भी एक दृष्टि है। शुक्र कहाँ बैठा है ढूंढिए। महाराज शुक्र जो है संसार भर के वैभव को देने वाले चतुर्थ भाव में विद्यमान है। अब यहां से फिर 7 गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7। देखिए अपोजिट हो गया ना। अब शुक्र महाराज जो है अपनी 7वीं दृष्टि से किसको देख रहे हैं? 10वें भाव को देख रहे हैं। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। जिसको नहीं समझ में आ रही है वो नो लिखे और या फिर अनम्यूट करके आप लोग डायरेक्टली आ जाओ। ये दृष्टि सभी के समझ में आ गई? चलिए, सबको समझ में आ गया। अब इसके बाद हम लोग बुध की भी सप्तम दृष्टि होती है, उसको भी चेक करिए। बुध कहाँ है? मंगल चंद्रमा शनि बुध मिल नहीं रहे हैं। बुध कहीं चले गए लग रहा है घूमने के लिए। बुध कहाँ है इस कुंडली में? बुध कहीं चले गए क्या भाई? बुध देखिए छठे भाव में। जब भी आपको बुध को ढूंढना हो ना, तो या तो सूर्य के साथ होंगे या एक खाना आगे होंगे एक खाना पीछे होंगे, इससे ज्यादा नहीं जा सकते। इसीलिए बहुत सारी कुंडलियों में बुध जो है अस्त हो जाता है। अस्त का मतलब वो इतना नजदीक आ गए सूर्य के, पावर कम हो। बुध जो है छठे भाव में है। अब वहां से 7 गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7। 7 गिनते गिनते अब 12वें भाव में बैठ गए। अब यहां से आप 12वें भाव को देखिए।
अब ये 12 हो गया आपका, इसको मिटाइए। हो गया। अब बुध के बाद बृहस्पति के पास जाइए। बृहस्पति कहाँ बैठे हैं? देव गुरु बृहस्पति यही है। अब इनके पास 3 दृष्टियां होती हैं, 5वीं, 7वीं, 9वीं। ये गुरु की दृष्टि है। अब 5 लिखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब गुरु की जो दृष्टियां हैं उसको देख लीजिए। गुरु जी की 5वीं दृष्टि है, 5 को छोड़ दीजिए। गुरु की 7वीं दृष्टि है, 7 को छोड़ दीजिए, और 9वीं दृष्टि है। अब हमको इसमें चार्ट में दिखाना है गुरु किसको किसको देख रहा है। ध्यान से देखिएगा। गुरु 10म भाव को देख रहा है, गुरु व्यय भाव को देख रहा है, और गुरु जो है धन के भाव को देख रहा है। अब इसके बाद हम कुछ नहीं करेंगे। इसके बाद हम आपको बताएंगे इसका उपयोग। अभी भी मैंने बहुत सारे प्लैनेट की दृष्टियों को नहीं लिखा, आप उन सबको लिख लीजिएगा। अब समझिए, ऐसे एक सूत्र लिखिए। शुभ ग्रह जो है व्यक्ति के जीवन में सुख देंगे, और जो अशुभ ग्रह होंगे वो व्यक्ति के जीवन में दुख नहीं देंगे, संघर्ष देंगे। ये समझ लीजिएगा। मनुष्य को सुख और दुख उसके कर्मों के अनुसार मिलता है, न कि ग्रहों के अनुसार। दिमाग में रख लीजिए। ओहून काउ सुख कर दाता निज कर्म कर। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसको सुख दुख की वैसी प्राप्ति होती है। अब इसका उपयोग हम लोग समझेंगे। अब आप इसको ऐसे समझिए। मैंने बताया था गुरु शुभ ग्रह की दृष्टि में आ रहा है, तो गुरु किसको देख रहा है? अगर आप देखेंगे इस कुंडली में तो आप पाएंगे कि गुरु 10म भाव को देख रहा है, देख लिया, 12वें भाव को देख रहा है, और दूसरे भाव को देख रहा है। अब गुरु क्या करेंगे? गुरु की दृष्टि 10म भाव में व्यक्ति को कर्म के प्रति निरत रखेगी। यह व्यक्ति जो है अपने कर्मों के प्रति आसक्ति रखेगा, और जो भी काम करेगा इसका मन लगेगा। क्यों? क्योंकि गुरु की दृष्टि है। 12वें भाव को गुरु देख रहा है। गुरु 12वें भाव का देखने का तात्पर्य है व्यक्ति के खर्चे पे, हॉस्पिटल के बिल पे, और तमाम तरह की मुसीबतों से गुरु की दृष्टि उसकी रक्षा कर रही है। धन भाव को देखने की वजह से धन में भी वृद्धि हो। अब अगर आप सूर्य की दृष्टि देखो, सूर्य जो है लाभ भाव को देख रहा है, और शुक्र जो है, सूर्य अकेले लाभ भाव को देख रहा है। अब होता क्या है, सूर्य को हम लोगों ने अशुभ ग्रह में देखा, तो कहीं ना कहीं इस व्यक्ति का लाभ प्रभावित होगा। ये हम आपको प्रिडिक्शन बता रहे हैं। जब ग्रहों की दृष्टियों का आपने सामंजस्य कर लिया तो उसकी उपयोगिता क्या है? शुभ ग्रह जब की दृष्टियां जहां जहां पड़ रही हो उनको कहिए कि बहुत अच्छा परिणाम आएगा। अशुभ ग्रहों की दृष्टियां जहां जा रही हो वहां आपको ये बताना है कि आपके जीवन में कुछ कठिनाइयां आ सकती हैं, कुछ मुसीबतें आ सकती हैं, और इन कठिनाइयों और मुसीबतों से अगर आपको पार पाना है तो आपको भगवान की शरण लेनी पड़ेगी। ये आपको बताना है। ये काल की पुरुष की कुंडली कहते हैं। ये ऐसे इसकी कुंडली है जो महाकाल की शरण में आ जाए वो काल पुरुष की कुंडली को भी नकार सकता है। तो ये बातें आपको बतानी है। सबसे पहले ग्रहों की दृष्टियों को मैंने आपको आज बताया, उसको याद कर लीजिएगा। हम आपको व्हाट्सएप पे भी ग्रहों की दृष्टियां शॉर्ट में भेज देंगे। कौन से ग्रह शुभ होते हैं, कौन से ग्रह अशुभ होते हैं। शुभ ग्रह की दृष्टि जो है कल्याणकारी होती है, और अशुभ ग्रह की दृष्टि जो है मनुष्य को कष्ट देती है, कठिनाई देती है, परेशानियां देती है। इस बात को याद रखिएगा। अगर आपका मन विचलित हो जाए इतना पढ़ने के बावजूद तो घबराइएगा मत। अभी आप जो है शुरुआती दौर का ज्योतिष अध्ययन कर रहे हैं। अभी इसके बाद बहुत सारी चीजों का आपको अध्ययन करना है, मनन करना है, चिंतन करना है। ये मीटिंग जैसे ही समाप्त होती है आप में से कोई जाएगा नहीं, 2 मिनट के अंदर सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। तो ये हुआ शुभ और अशुभ ग्रह और ग्रहों की दृष्टियां।